मार्वल की नई सीरीज एको ठीक ही है, पर चले जानते हैं इन डिटेल कैसी है एको सीरीज। पर उसके लिए एको की तरह दिव्य शक्ति स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा, तो वीडियो स्किप कर दे इफ यू डोंट वांट स्पॉयलर्स, और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है एको सीरीज का रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एको एके माया लोपेज एक ऐसा किरदार है जिसकी शुरुआत हुई थी एमसीयू में हॉकाई सीरीज के साथ, जिस किरदार को निभा रही है एलेका कॉक्स, जो रियल लाइफ में सुन नहीं सकती। एको का कॉमिक बुक वर्जन भी एलेका की तरह डेफ है और नेटिव अमेरिकन भी, और इस ट्राइब के कल्चर को काफी क्लियरली दिखाया जा रहा है सीरीज में। हालांकि एको के पास कॉमिक्स में प्रोस्थेटिक लेग्स नहीं है, पर इसे एमसीयू वाले एको में पिरोया गया है क्योंकि एलेका भी रियल लाइफ में प्रोस्थेटिक लेग की मदद से चलती है। एपिसोड 1 जिसका टाइटल है चाफा, उसकी शुरुआत में दिखाया जाता है चौटक ट्राइब का हिस्ट्री, जिसे एको का ट्राइब दिखाया गया है। इस सीरीज की लिखावट में चौटक ट्राइब के लोगों ने काफी इनपुट दिया है, इसीलिए उनकी पुरानी कहानियों को दिखाया जाता है और एको से कनेक्ट किया जाता है। एक गुफा में एक ब्लूइश पानी देखने को मिलता है जो व्हाट इफ के कहावरे वाले एपिसोड में दिखे दिव्य पानी जैसा लगता है। वो एपिसोड में नेटिव अमेरिकन की कहानी कह रही थी एको की तरह कुछ जीव इस दिव्य पानी को पूज रहे हैं जो इंसान नहीं है पर मिट्टी से बने कुछ क्रिएचर्स है। फिर दिखता है ये पंछी जो नेटिव अमेरिकन सिविलाइजेशन के साथ काफी इंट्रिकेटली लिंक्ड है। इसे कहा जाता है बिस्किनिक, एक वुडपेकर बर्ड जो पेड़ पर आकार बना के नेटिव लोगों को मैसेजेस भेजती है, जैसे आने वाले खतरे की वार्निंग देना। जैसे इस सीन में उसके आने के बाद वो गुफा उन क्रिएचर्स पर टूट पड़ा और उनके शरीर में लेद मिट्टी धीरे धीरे निकलने शुरू हो गए। वो पहुंच गए अर्थ में और बन गए इंसान। ये सीन एजेंट्स ऑफ शील्ड में जिस तरह से टेरिजन मिस्ट में लेद लोगों को इनह्यूमन वाले पावर्स मिलते हैं उसकी याद दिलाता है। पहली इंसान जो बनी थी वो थी एक लेडी जिसे कहा जाता है फर्स्ट चॉकटो लेडी चाफा, जो इस एपिसोड का नाम भी है, जिसका लिंक बाद में एको के साथ एस्टेब्लिश किया जाता है। यंग माया को निभा रही है वही यंग बच्ची डानियल बेसो, जिन्होंने हॉकाई में माया का किरदार निभाया था। वो अपनी बहन बोनी के साथ शैडो पपेट्री कर रही है, पुराने जमाने का फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट जो इंडिया में काफी प्रचलित था। और उसके पिता के साथ भी हॉकाई सीरीज में ऐसा ही एक सीन दिखा था जहाँ दोनों शैडो पपेट्री करते हैं, जो सीन इस एपिसोड में भी दिखाया गया है। उसके पिता का नाम है विलियम लोपेज, जिस किरदार को निभा रहे हैं जैन मैक्लार्नॉन। माया की माँ की मौत के पहले बिस्किनिक पक्षी को फिर से दिखाया जाता है। माया की दादी, जिसका नाम है चूला, जिसे निभा रही है टैंटू कार्डिनल, उसे देख लेती है और ये डायलॉग सुनने को मिलता है जो दर्शाता है कि माया की दादी के पास भी कुछ पावर है, जो बाद के एपिसोड्स में क्लियर होता है। हालांकि कॉमिक्स में माया की माँ उसे छोड़ के चली गई थी, यहाँ उनको मरते हुए दिखाया गया है और उनकी निर्जीव शरीर में वैसे ही पंजे का निशान है जो माया अपने मुंह पे कर लेती है कॉमिक्स में उसके पिता के मौत के बाद। और ऐसा ही कुछ उसके पिता के मौत के टाइम भी दिखाया गया था हॉकाई सीरीज में, जो इस एपिसोड में भी दिखाया गया है। माया अपने पिता के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाती है और बॉनी और माया दोनों बहनें बिल्कुल ब्लैक विडो के नताशा और येलेना की तरह अलग हो जाते हैं। हालांकि ब्लैक विडो वाले तो रेड रूम में टॉर्चर होने के लिए अलग हुए थे। फिर हॉकाई सीरीज से माया से कनेक्टेड सीन्स के रिकैप दिखाए जाते हैं। माया का स्कूल वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। माया यहाँ अपने पिता से ड्रैगन के बारे में पूछती है, जो क्लियरली शांग-ची के ड्रैगन प्रोटेक्टर पर रेफरेंस है। माया के कराटे क्लास के दृश्य भी दिखाए जाते हैं जहाँ उसके पिता ट्रैकसूट माफिया को ज्वाइन कर चुके हैं। किंगपिन का हाथ आता है। फिर दिखता है उसके पिता विलियम लोपेज का डेथ सीन रोनिन के द्वारा, जो एक्चुअली में हॉकाई था। माया उसके कब्र के सामने खड़ी होती है अकेले, उसके हाथ में उसके पिता का ट्रैक सूट है। किंगपिन का फर्स्ट लुक मिलता है जिसे निभा रहे हैं विंसेंट डोनाफ्रियो, नेटफ्लिक्स की सीरीज से अपने रोल को कंटिन्यू करते हुए, जो हॉकाई में भी दिखे थे। किंगपिन दिखता है अपने ट्रेडिशनल व्हाइट सूट और कफलिंग्स में माया को पुलिस की हिरासत से निकालते हुए। किंगपिन यहाँ माया को मैनिपुलेट करते हुए रेफर करता है अपने मरूम पिता की, जिसे उसी ने मारा था, नेटफ्लिक्स सीरीज में दिखाया गया था। तो ये पर्टिकुलर रेफरेंस कंफर्म करता है कि नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल एमसीयू कैनन है। मार्वल हेड ऑफ टेलीविजन एनिमेशन ब्रैड विंडरबाउम सही थे। I personally, Brad Winderbaum, would be confident in saying it is part of the Sacred Time. माया जाती है अपने पहले मिशन में जहाँ उसके अंदर के पावर्स पर हिंट दिया जाता है। तब पहला अपीयरेंस मिलता है डेयरडेविल का नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल कॉस्ट्यूम में, जिसे निभाने वापस आए हैं चार्ली कॉक्स। शी हल्क स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद उनका तीसरा एमसीयू अपीयरेंस है। ये शी हल्क वाला गोल्डन टिंज कॉस्ट्यूम तो बाद में बना था, इसलिए ये कॉस्ट्यूम में लाल ही लाल है, नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज की तरह। कॉमिक्स में दोनों के बीच रोमांस है, पर यहाँ सिर्फ एक एक्शन सीन के लिए लाया गया है डेयरडेविल को। हालांकि क्लियर नहीं है कि विल्सन को पता है कि नहीं कि मैट मुडरॉक ही डेयरडेविल है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले सीरीज में तो उसको पता चल गया था कि मैट ही डेयरडेविल है। तो कितना कैनन है कितना नहीं, नो आइडिया। फिर हॉकाई का रेवलेशन दिखाया जाता है जहाँ क्लिंट बार्टन रिवील करता है कि किंगपिन ने ही इंफॉर्मेशन दी थी माया के पिता के बारे में, क्योंकि वो चाहता था कि माया का पिता मर जाए। माया का ये सीन दिखाया जाता है जहाँ वो गोली चला देती है किंगपिन पर। माया फिर जख्मी हालत में पहुंच जाती है अपने घर तामाहा ओक्लाहोमा में।
वहां वो मिलती है अपने कजन बिस्किट से, जिसे निभा रहे हैं कोडी लाइटनिंग। एक बहुत ही क्यूट किरदार है ये। उसके कुत्ते का नाम है बिली जैक, जो 1971 गोल्डन ग्लोब विनिंग मूवी पर रेफरेंस हो सकता है, जिसकी कहानी है एक इंसान के बारे में नेटिव अमेरिकन लोगों को प्रोटेक्ट करता है। वो दूर से देखती है अपनी बहन बोनी को, जिस किरदार को निभा रही है डेवरी जेकब्स, जिन्होंने काहोरी की भी आवाज दी व्हाट इफ के सीजन 2 में। वो पहुंच जाती है अपने चाचा के स्केटिंग क्लब में, जिसका नाम है ब्लैक क्रो, जो कॉमिक्स से एक मार्वल नेटिव सुपर हीरो का नाम भी है। उसके चाचा का किरदार निभाया चास्के स्वेंसन ने। कॉमिक्स की ही तरह विल्सन फिस्क का बिजनेस हर जगह बिखरा हुआ है। अस्तामा में विल्सन शिपिंग के दर्शन होते हैं। फाइनली विल्सन फिस्क दिखता है, जो माया की गोली से मरा नहीं, पर उसकी आंख चली गई है और कॉमिक्स की तरह वो आंखों में बैंडेज लगाए हुए दिखता है। हालांकि कॉमिक्स में उसकी दोनों आंखें चली गई थी। एपिसोड 2, जिसका टाइटल है लोहाक, जहां दिखाया जाता है 1200 AD अलाबामा। कुछ नेटिव अमेरिकन लोगों को एंशिएंट डगआउट कैनो चलाते हुए दिखाया जाता है, जो एक बोट है जो बनाया जाता है हॉलोड आउट ट्री से। रास्ते में एक स्नैपिंग टर्टल दिखता है। एक सुंदर जगह दिखती है जो एको के कॉमिक्स से काहोकिया की तरह लगता है। काहोकिया था एक प्री कोलंबियन नेटिव अमेरिकन सिटी, जो था सिविक और रिलीजियस सेंटर ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इन द 1000। यहाँ लोग एक गेम खेल रहे हैं जिसे कहा जाता है चॉकटो स्टिक बॉल या इस्ताबोली। इस गेम का इस्तेमाल किया जाता था ट्राइबल मेंबर्स के बीच विलेज कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ दो ट्राइब्स के बीच लड़ाई हो रही है कि कौन इस जगह में रहेगा कौन नहीं। इन्हीं में से एक है लोहाक, जिसके पास चाफा के पावर ट्रांसफर हो गए हैं, जो चाफा के खानदान से ही बिलोंग करती है और ये दोनों माया से लिंक्ड है। बिस्किट और माया के दादाजी स्कली, जिसे निभा रहे हैं ग्रैम ग्रीन, के बीच एक सीन में मादरीपुर का रेफरेंस होता है, एशिया में स्थित एक ब्लैक मार्केट जो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिख चुका है। नावजा रॉक का मेंशन होता है, जो एक कल्चरल टेक्सटाइल ट्रेडिशन है जो दिखता है अमेरिकन साउथ वेस्ट में। बोलो टाइज पर भी रेफरेंस है यहाँ पर, जो क्रिएट किया गया था 1930s बाय द नेटिव अमेरिकन बोलो टाइज। एक्चुअली नॉर्मल टेंक टाई का एक ऑल्टरनेटिव है। इसी एपिसोड में दिखता है एक मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल एक्शन सीक्वेंस, जहाँ एको एक ट्रेन पे चढ़ती है और गिरती बढ़ते रहती है। एको को पहली बार दिखते हैं विजन्स इसी सीन के दौरान, और फिर उसे देखते हैं उसके हाथों में आयरन फिस्ट की तरह ग्लो करता हुआ ये टोटम, यानी धीरे धीरे उसके पावर्स उजागर हो रहे हैं। इस एक्शन सीन के आखिर में दिखता है माया का एक कूल जंप ट्रेन से बिस्किट की गाड़ी तक। एपिसोड 3, जिसका टाइटल है टुकलो, की शुरुआत होती है 1800 के साथ, जहां एक वेस्टर्न स्टाइल बिगिनिंग क्रेडिट्स में बताया जाता है कि कुछ व्हाइट क्रिमिनल्स नेटिव अमेरिकन के जगहों में जबरदस्ती घुस रहे हैं, तो ट्राइब्स ने खुद का लोकल पुलिस खड़ा कर दिया, जिसे कहा जाता है लाइट हॉर्समैन, जो घोड़े यूज करते हैं, और ये नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री से लिया हुआ है जो असल जिंदगी में हुआ था। इन्हीं में से एक की बेटी का नाम है टुकलो, जिसे चाफा के पावर्स मिले हैं लोवाक से। वो लाइट हॉर्समैन को ज्वाइन करना चाहता है, और उस वक्त औरतों का काम सिर्फ बच्चे को जन्म देना ही समझा जाता था, पर उसे रियलाइज होता है कि उसके पास पावर्स है और वो अपने पिता को बचा लेती है मरने से। बाद में कुछ लोग माया को पकड़ने आते हैं, जिनके माल को माया ने बॉम्ब डाल के बर्बाद कर दिया था ट्रेन वाले सीक्वेंस के दौरान। ये लोग कॉमिक से ब्लैक नाइफ कार्टेल हो सकते हैं, एज इसके मेंबर्स ऐसे सिमिलर एक्स साइन का टैटू लगा के घूमते हैं। बाय द वे, ये बंदा है एक्टर एंड्रयू हावर्ड, जो एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी दिखा था। तो क्या ये मिलन फाइनली होने वाला है? नहीं। और एंड्रयू हावर्ड, जिन्हें इस सीरीज में कहा जा रहा है जेन, कॉमिक से ब्लैक नाइफ कार्टेल के बॉस थियोडोर ज़ार्को हो सकते हैं, जो एक सैडिस्टिक आदमी था कॉमिक्स में, और हावर्ड का बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा ही बिहेवियर टीज कर रहा है। वैसे ब्लैक नाइफ कार्टेल कॉमिक्स से भिड़ता है डेयरडेविल विलन बुल्सआई से, जिसे इस जगह टीज किया जाता है। ये रंगोली बुल्सआई के कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम की तरह ही लगता है। इसका मतलब क्या ये एक टीज है कि बुल्सआई आने वाला है एमसीयू में? और क्या नेटफ्लिक्स में जिन्होंने इस किरदार को निभाया था, एक्टर विल्सन बेथल, वही इस किरदार को निभाएंगे एमसीयू में भी? माया के चाचा के स्केटिंग क्लब में एक एक्शन सीन होता है, जो डेयरडेविल के आइकॉनिक एक्शन सीन की याद दिलाती है। इस एक्शन सीन के दौरान एक जगह लिखा है क्विक एंड द अनडेड, जो एक 2006 हॉरर एक्शन फिल्म है जो एक गेम पर आधारित है। माया के दादाजी स्कली माया के लिए एक नया प्रोस्थेटिक लेग बनाते हैं, जो उसके चॉकटो ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। ये एमसीयू की प्रथा को आगे बढ़ाता है, जहां ऑलमोस्ट हर सुपर हीरो को डिज्नी प्लस सीरीज या फिल्मों में आखिर में कॉस्ट्यूम अपग्रेड मिलता है अपने कल्चर के इर्द गिर्द, चाहे वो ब्लैक पैंथर हो या नया कैप्टन अमेरिका हो या फिर मिस मार्वल। एपिसोड 4 में फोकस शिफ्ट होता है किंगपिन और माया के रिलेशनशिप पर। मार्वल की गलियारों में एक नया बाप बेटी का रिश्ता थैनोस और गमोरा के बाद, जो काफी टॉक्सिक है। इसी में दिखाया जाता है कि विल्सन कितने हद तक माया को पसंद करता है, एज जब भी उसके किसी करीब को नुकसान पहुंचता है तो वो पागल हो जाता है, जो दिखा था नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज में, जहां उसकी बीवी वेनेसा को चोट पहुंचती है मैट की वजह से, और विल्सन कहता है ये मैट से। You threatened Vanessa, and that is something that I cannot forgive. और यहाँ इस आइसक्रीम वाले को, जिसने माया का मजाक उड़ाया था, फिर इसकी हैवानियत का सामना करना पड़ता है। यहाँ किंगपिन को एक व्हाइट सुपरमेसिस्ट की तरह दिखाया जाता है। वो चाहता है कि माया उसके हिसाब से बात करे, इसलिए उसने इस एआई टेक्नोलॉजी का इजाद किया ताकि वो माया के साथ बात कर सके अपने हिसाब से। फाइनली क्लियर होता है कि माया की दादी चूला के पास भी चाफा के पावर्स हैं, जो बाद में जाके माया की माँ को मिले हैं,
और अब माया को मिल रहे हैं ये पावर्स एज वो सब चाफा के लीनियज को बिलोंग करते हैं। चूला एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम निकालती है जो माया का ट्रेडिशनल सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनने वाला है। बिस्किट के सीन में लायन किंग मूवी का रेफरेंस है। Everything the light touches is yours. माया और किंगपिन के कन्फ्रंटेशनल सीन में किंगपिन माया को दिखाता है ये जो वैसा ही हैमर है जैसे नेटफ्लिक्स सीरीज में विल्सन ने अपने पिता का खून किया था, हालांकि वो एग्जैक्ट हैमर नहीं है वो। तो क्या वो कैनन वाला फंडा है या नहीं है? एपिसोड 5 का टाइटल है माया, जहां फाइनली माया अपने पावर्स को एक्सेप्ट करेगी, इसीलिए टाइटल है माया। एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि माया का वायलेंट इंपल्स पहले से ही था जो किंगपिन और उभारता है बाद में। माया यहाँ एक बिस्किनिक पक्षी को इंजर कर देती है और उसकी माँ अपने हीलिंग पावर से ठीक कर देती है, तो उसके वायलेंट नेचर को हील उसकी माँ ही कर सकती है, जो प्रेजेंट डे में होता है जब उसकी माँ का विजन उसको मिलता है। रॉक्सन कॉर्पोरेशन के दर्शन फिर से होते हैं एमसीयू में। कॉमिक्स से एक इवल ऑर्गेनाइजेशन जो कई फिल्मों में दिख चुका है, आयरन मैन 3 से लेकर लोकी सीजन 1 और शी हल्क तक, पर अभी तक कोई कंक्रीट किरदार इस कंपनी से फिल्मों में दिखा नहीं है। तो अब एमसीयू में 4 ऐसे बड़े कंपनीज दिख चुके हैं जो बड़े पैसे वाले हैं, जिनमें शामिल है स्टार्क इंडस्ट्रीज, जस्टिन हैमर का हैमर इंडस्ट्रीज, फिस्ट कंपनी और रॉक्सन कॉर्पोरेशन। मिस मार्वल की तरह माया को भी अपना सुपर हीरो नाम मिलता है इस एपिसोड में। क्लाइमैक्स सेट है एक ऐसी जगह जहाँ ट्रेडिशनल चॉकटो सेलिब्रेशन हो रहा है उनके ट्रेडिशनल डांस के साथ। इस क्लाइमैक्स में फिस्ट के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है इस जगह को और उनके गले में ये टैटू है जो ब्लैक नाइफ कार्टेल पर ही इशारा कर रहे हैं, यानी कि ये लोग भी ब्लैक नाइफ कार्टेल के ही लोग हैं। माया दिखती है अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के साथ, जिसके हाथ में ये हेयर स्टिच किया हुआ है जो दिखा था एपिसोड 1 के इस सीन में। फिर होता है एमसीयू का एक बेकार एलिमेंट जहां सबको पावर्स मिल जाते हैं। I have problem! माया किसी तरह बॉनी और चूला को भी अपने पावर्स ट्रांसफर कर देती है, जो बहुत ही फालतू चीज शुरू की है एमसीयू ने। इसकी शुरुआत हुई थी थॉर लव एंड थंडर के साथ, जहां थॉर ने बच्चों में पावर्स बांट दिए थे। और रिसेंटली सीक्रेट इन्वेजन के 3rd क्लास एंडिंग में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां जिया अचानक ट्रिपल सुपरमैन बन गई। माया फिस्ट को ले जाती है इस वॉल के सामने, जो वही वॉल है नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज वाला, जिसमें बचपन में फिस्ट को उसका बाप देखने के लिए कहता था जब वो उसकी माँ को बुरी तरह टॉर्चर करता था। सीरीज के अंत तक माया अपनी फैमिली के पास वापस चली गई थी, जो लोग एक बारबेक्यू में बैठे हुए हैं, बिल्कुल फास्ट एंड द फ्यूरियस के फैमिली बारबेक्यू सीन की तरह, जिसे शी हल्क में भी दिखाया गया था, क्योंकि एमसीयू का फंडा विन डीजल की तरह ही है। It's all about family. एक पॉसिबल सीरीज है जो और ग्रिटी और खुकार हो सकती है, पर एक सेट फॉर्मूला पर चल रही है एमसीयू वाले, जहां सबको पावर्स प्रसाद की तरह बांटे जा रहे हैं, जो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मेरा रेटिंग एको सीरीज को होगा 2.5 आउट ऑफ 5। एमसीयू की हर सीरीज की तरह पोटेंशियल बहुत था, पर हुआ बाबा जी का ठुल्लू। विंसेंट डिनाफ्रियो एकमात्र अच्छी चीज है, और वो तो सिर्फ 3 एपिसोड में ही दिखते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन वाला वीडियो आखिर में डाल, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है सीरीज से भी, चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।